फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप देख रहे हो आज लिंग विद्यालय समाज का भाग 28 का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा प्रकरण रहेगा काम के संदर्भ में स्त्रियों की विश्लेषणात्मक स्थिति कि आप देखते हो कि स्त्रियों की जो कार्य के संदर्भ में जो विश्लेषणात्मक स्थिति चल रही है उसके बारे में कल कुछ पॉइंटों का तो अध्ययन कर लिया था, कुछ शेष उसके अंतर्गत बच गए थे। उनमें 7वां पॉइंट आता है स्त्री पुरुष के कार्यों का वर्गीकरण। स्त्री पुरुष के कार्यों का वर्गीकरण। आप देखते हो कि जो कार्यों का वर्गीकरण है वो आवश्यकता के आवश्यकता और योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कार्य का वर्गीकरण के लिए उसे अनावश्यक दबाव बनाकर उस प्रकार का कार्य करवाया जाए। आप देखते हो कि जो कार्य का वर्गीकरण भारतीय समाज में कुछ अलग प्रकार से क्या गया है कि वैसे तो आप देखते हो कि सामान्य रूप से स्त्री पुरुष में इसी प्रकार के कार्य के प्रति कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार आप देखते हो कि भोजन एक जेंट्स के द्वारा भी बनाया जा सकता है और भोजन एक स्त्री के द्वारा भी बनाया जा सकता है। ऐसा इसमें कोई फिक्स वर्गीकरण करके नहीं दिया गया है पीछे से प्रकृति के द्वारा कि भाई भोजन को स्त्री बनाएंगी या भोजन जेंट्स नहीं बनाएंगे। इस प्रकार के कार्यों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार एक स्त्री गृहिणी के रूप में कार्य कर सकती है रसोई घर में, तो उसी प्रकार पुरुष धन कमाने संबंधित अनेक कार्य दिए जाते हैं। इसी प्रकार भारतीय समाज में काम के संदर्भ में स्त्री को सभी कार्य दिए जाते हैं और जो कि कम महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जबकि जेंट्स वर्ग को भारतीय समाज में धन कमाने जैसे और बाहर का जो कार्य हैं उनका वर्गीकरण दिया जाता है। जो कि अधिक महत्वपूर्ण जो कार्य माने जाते हैं उनका वर्गीकरण जेंट्स वर्ग को किया जाता है और जो कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले कार्यों का वर्गीकरण स्त्री वर्ग के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्त्री पुरुष के पारिश्रमिक। पारिश्रमिक में अंतर आप देखते हो एक
स्त्री जिस कार्य को कर रही है उस कार्य को एक जेंट्स करे, अलग कार्य कर सकता है, स्त्री अलग कार्य कर सकती है। तो इन दोनों में आप देखते हो कि जो स्त्री पुरुष का कार्य है उसमें अंतर आपको देखना में, जो हार्ड वर्क पाएगा उसको जेंट्स वर्क करता हुआ दिखाई देगा, जो नॉर्मली और सरल कार्य पाएगा उसको स्त्री वर्ग करते हुए दिखाई देगी। आप देखो भारतीय समाज में जो सरकारी व्यवस्था है उसको छोड़कर निजी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों के काम में अंतर पाया जाता है। खेतीयारी मजदूर, एक जो खेत में कार्य करने वाले मजदूर होते हैं वो उनको बोलते हैं खेतीयारी, और एक वो मजदूर जो औद्योगिक या कल कारखानों में काम के लिए जाते हैं, वहाँ पर स्त्रियों की अपेक्षा जेंट्स वर्ग को अधिक मजदूरी दी जाती है। जबकि हम लोग खेत में या किसान के घर काम करने जाएंगे तो सभी को समान रूप से मजदूरी मिलेगी, और जबकि कहीं औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे तो जेंट्स वर्ग को ज़्यादा, स्त्री वर्ग को कम मजदूरी जाती है। तथा स्त्रियां शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होती हैं। इस प्रकार का तर्क देकर स्त्रियों को कम वेतन दिया जाता है और जेंट्सों को कम दिया जाता है, जबकि ये तर्क अमनोवैज्ञानिक तर्क के अंतर्गत आता है। अगला है धार्मिक कार्यों। कार्यों में भेदभाव आप देखते हो कि जो धार्मिक कार्य हैं उसके अंतर्गत भी एक स्त्री पुरुष में भेदभाव की स्थिति देखने को मिल जाती है कि जो धर्म के अधिकतर कार्य होते हैं उनको जेंट्स लोग करते हैं, कुछ कार्यों को स्त्री करती हैं। तो इस प्रकार का भेदभाव उसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तो आप देखो कि जो धार्मिक कार्य हैं वो समान रूप से सभी के लिए संपन्न है, चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे। लेकिन फिर भी भारतीय समाज में प्राचीन काल से जो धार्मिक भेदभाव चला आ रहा है वो वर्तमान स्वरूप में धीरे धीरे अब समाप्त होते हुए आ रहा है। एंशिएंट काल में भगवत गीता की जो व्यास गद्दी होती है उस पर जेंट्स वर्ग ही बैठता था, लेकिन वर्तमान समय में स्त्रियां भी उस गद्दी पर बैठकर विराजमान होकर भागवत का वाचन किया जा रहा है। एंशिएंट काल में स्त्री पुरोहित का कार्य नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्तमान समय में स्त्रियां सब कुछ ही कार्य करने के लिए आगे है। जबकि एंशिएंट काल में अनेक जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे, अनुष्ठान, यज्ञ, कोई भी और अन्य प्रकार के धार्मिक कर्मकांड होते थे, उनमें स्त्रियों को पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए अधिकार नहीं था। लेकिन इस प्रकार का भेदभाव थोड़ा शहरी क्षेत्र में कम देखने को मिलता है वर्तमान स्वरूप में, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें इस प्रकार का भेदभाव अभी हमें थोड़ा देखने को मिलता है। सामाजिक कार्यों में भेदभाव अगला पॉइंट है सामाजिक कार्यों में भेदभाव। आप देखते हो कि जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें एक जेंट्स और स्त्री को दोनों को समाज के लिए अपना अपना स्थान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें अधिकतर जेंट्स वर्ग भाग लेता है, क्योंकि स्त्री वर्ग को भाग नहीं लेने
दिया जाता है। आप देखते हो भारतीय समाज में जो ग्रामीण वर्ग है उसके अंतर्गत जेंट्स वर्ग को सामाजिक कार्य करने के अधिकार या सामाजिक निर्णय लेने के अधिकार अधिक होते हैं। स्त्रियां कोई निर्णय संबंधी अपने विचार विमर्श नहीं कर सकती। जो जैसा कि सामाजिक उसमें जब समाज के लोग इकट्ठे होते हैं या समाज की कोई पंचायत वगैरह होती है तो उसके अंतर्गत स्त्रियां उस पंचायत में जाके नहीं अपने विचार रख सकते, जबकि जेंट्स वर्ग ही उस पंचायत में या जो समाज के कार्य होते हैं सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है। इसी प्रकार भारतीय समाज में एक बालिका द्वारा अपनी शादी का निर्णय नहीं लिया जाता। उसका निर्णय जो भी लेते हैं वो फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई फैमिली मेंबर किस हिसाब से उनको शादी के लिए निर्णय हो। तो इस प्रकार से काम के संदर्भ में या तो इस संदर्भ में स्त्रियों की जो स्थिति है वो काफ़ी दबी हुई महसूस होती है। उनका जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, निर्णय लेने की क्षमता है, इन सब का हनन हो रहा है, जो कि वर्तमान स्वरूप में धीरे धीरे समाप्त होने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ अगला जो स्त्रियों की जो विश्लेषणात्मक स्थिति थी उसके संदर्भ में अपना मेन बिंदु चल रहा था कि भारतीय समाज में स्त्रियों की विश्लेषणात्मक स्थिति, जिसमें फर्स्ट आ गया काम के संदर्भ में, अब इसमें सेकंड आ गया शिक्षा के संदर्भ में। तो की जो स्थिति है विश्लेषणात्मक, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई शिक्षा के संदर्भ में किस प्रकार की स्थिति। आप देखते हो जो शिक्षा का संदर्भ है उसमें भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी है, क्या विश्लेषणात्मक वो चल रहा है। तो आप देखते हो कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति शिक्षा के संदर्भ में एक्सेंट काल से अच्छी नहीं रही है। आप देखते हो कि एक्सेंट काल से देखते आ रहे हो कि एक्सेंट काल में भी स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का पूर्व अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में, उससे पहले वैदिक काल में, उसके बाद धीरे उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में अच्छे जो पढ़े लिखे बड़े परिवार थे उन्हीं की स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार था कि आमजन के लिए कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार की स्थिति हमने देखने को मिलती है। और उसके साथ अब वर्तमान स्वरूप में भारतीय सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, तब जाके पिछड़े हुए समाज ग्रामीण या दलित समाज की बालिकाओं को बहुत महत्वपूर्ण प्रयास करने के बाद शिक्षा प्राप्त की जाती है। जबकि आप देखते हो कि भारतीय समाज में शिक्षा के अंतर्गत बहुत भेदभाव देखा जाता है। बालक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, बालिका गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। जी हमारे जो अभिभावक या भारतीय समाज के जो
लोग हैं उनकी वो संकीर्ण जो विचारधारा बनी हुई है उसकी वजह से बालक और बालिकाओं में इतना भेदभाव समझा जाता है। बालिकाओं को लोग गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ाना उचित समझते हैं। ऐसा कार्य नहीं है कि एक बालक जिस कार्य को कर सकता है एक बालिका भी उस कार्य को करने के लिए अच्छी है। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने सबके लिए अनिवार्य शिक्षा RT 2009 उसके अंतर्गत दिया गया है कि प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए और प्रत्येक बच्चे का ये अधिकार है कि वो 1 से 8वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। इसमें जो निम्न बिंदुओं पर तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है शैक्षिक जागरूकता का अभाव। शैक्षिक जागरूकता का अभाव। आप देखते हो कि स्त्रियों के लिए एक चीज़ है शिक्षा के संदर्भ में जब तक शैक्षिक स्थिति या कोई भी स्थिति आको उसकी जागरूकता का हमारे उसमें अभाव नहीं होगा या अन्य किसी कार्य के लिए भी हम सोचते हैं कि जब तक हमारे मन के अंदर से जागरूकता का अभाव होगा तो उस कार्य के प्रति हम लोगों का माइंड है जो जागरूक होने का प्रयास करेगा। तो इसी संदर्भ में आप देखते हो कि भारतीय समाज की जो स्त्रियां हैं उनमें जागरूकता का अभाव रहा है शिक्षा के संदर्भ में। एंशिएंट काल से लेकर वर्तमान काल तक स्त्रियों की जो शिक्षा है उसको धीरे धीरे बढ़ावा मिला है और जो वर्तमान स्वरूप में वर्तमान स्थिति में स्त्रियों के लिए या बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए बहुत अच्छे प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। अनेक योजनाएं उनको द्वारा दी जा रही है। तो उन सब के लिए उनको क्या है कि जागरूक करने का अभाव है, उनमें जागरूकता का अभाव है, पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है कि हमें इस कार्य के प्रति जागरूक होना है या नहीं होना है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रत्येक माता पिता इस चीज़ को चाहते हैं कि उनके बालक अच्छी और उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें कि जिससे कि इनको अच्छी जगह गवर्नमेंट नौकरी मिले, अच्छे रोजगार उपलब्ध हो। जब हम शिक्षित होंगे तो इन सब चीज़ किसके अंतर्गत आती है? सब शैक्षिक जागरूकता। जब शैक्षिक जागरूकता हमारे अंतर्गत होगी तो हम सब चीज़ के जो सब कार्य हैं उनसे पहले शिक्षा का कार्य लेने का प्रयास करेंगे। इसमें शैक्षिकता का अभाव, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे एरिया आज भी पिछड़े हुए स्थिति में जिनको जागरूक करने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, उनको जागरूक करने का अभाव है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सामाजिक परंपराओं का प्रभाव। आप देखते हो कि जो भारतीय समाज है उसके अंतर्गत जो सामाजिक एक्टिविटी है, सामाजिक जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादी अंधविश्वासवादी, उनका बहुत शिक्षा के अंतर्गत बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उनकी जो संकीर्ण विचारधारा की जो सोच है जिसके अंतर्गत वो मानते हैं बालिका को पराया धन, भाई कि इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे ये हमारे काम नहीं आएगी।
लेकिन वो चीज़ ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए काम नहीं आएगी। लेकिन अगले घर जहाँ पे जाएगी वहाँ वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने फैमिली को शिक्षित कर सकती है। उसके साथ साथ एक आदमी संपूर्ण उसको दल सकता है, दलने का प्रयास रखता है। लेकिन हमारे सामाजिक जो परंपरा अंधविश्वास के तौर पर चल रही हैं, तो उसका भाव हमारे शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण रूप से पड़ा है। तो उसके कारण आप देखते हो कि जो भारतीय समाज है उसमें शिक्षा के उसमें रूढ़िवादी जो परंपराएं एक्सिएंट काल से चली आ रही हैं, अंधविश्वास, एक दूसरे के पीढ़ी दर पीढ़ी उस अवधारणा को मानते आ रहे हैं। तो वो चीज़ हमें, वो वस्तु जब हम उस प्रकार के कार्य को समाप्त कर देंगे तो आगे वर्तमान स्वरूप में अच्छी स्थिति हमें देखने को मिलती है। जबकि जो भारतीय समाज में शिक्षा के अंतर्गत स्त्रियों की जो स्थिति आती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करने के जो स्थिति है वो सामाजिक परंपरा या समाज के द्वारा जो बाधा उत्पन्न की जाती हैं वो हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, बना लेने दो मैडम, क्यों अगला पॉइंट आता है धार्मिक परंपराओं का प्रभाव। धार्मिक परंपराओं आप देखते हो कि जो धर्म के अंतर्गत जो परंपरा एक्सिएंट काल से चली आ रही है उनका प्रभाव इस शिक्षा के अंतर्गत था कि जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक व्यास की गद्दी पर एक स्त्री नहीं बैठ सकती, जबकि एक जेंट्स उसके अंतर्गत उसी पर वो बैठ के और भागवत गीता का गीता के जो प्रवचन थे उनको हम लोगों को सुनाया जा सकता था। अनेक जो धार्मिक कार्यक्रम थे उनके अंतर्गत स्त्रियों को भाग लेने की इच्छा नहीं थी, उनको कार्य करवाने की स्त्रियों की नहीं थी। इसी प्रकार का जो धार्मिक जो कार्यों पर जो स्त्रियों के लिए एक प्रतिबंध लगा हुआ था, उनको उस कार्य करने के लिए स्वतंत्रता नहीं थी। उसके साथ जैसा कि है कुछ वर्षों पूर्व तक बालिकाओं को इस प्रकार से सोचा जाता था भारतीय समाज में कि गांव में या पास में कोई उच्च स्तरीय स्कूल नहीं है तो उनको शिक्षा से, पढ़ाई से रोक लिया जाता था, उनको उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं हो पाते थे। जैसा कि वो वर्तमान स्वरूप में आप देखते हो कि बालिकाओं को शिक्षा के लिए आजकल बहुत अच्छे कल गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उस समय इतनी शिक्षा का प्रयास किए जा रहे थे लेकिन वो एक बड़े स्तर पे नहीं होके एक छोटे स्तर पे थे। लेकिन वर्तमान समय में तो ऐसे जो धार्मिक कार्यक्रमों के अंतर्गत भी बालिकाओं की जो धार्मिक परंपरा हैं उसका अंतर्गत उनका प्रभाव भारतीय समाज पे नारी की जो शिक्षा है उसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है 100% नामांकन। आप देखते हो कि 100% नामांकन, प्रत्येक विद्यालय में 100% नामांकन का आवश्यक है कि प्रत्येक गांव में स्कूल है वर्तमान स्वरूप में, और तो उसमें प्रत्येक गांव के सारे बच्चे उस स्कूल में अभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका 100% नामांकन के लिए अभाव न रहता है कि अनेक लोगों के सामने अनेक प्रकार की समस्या आती रहती हैं, जिसके कारण भारतीय समाज में शिक्षा के संदर्भ में 100% बालिकाओं के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। बालकों के लिए तो फिर भी हम लोग अच्छा प्रयास करते हैं जिससे कि 100% नामांकन,
का अभाव रहता है वो 100% नामांकन करीब पहुँच, लेकिन 100%, 4 मिनट, तो आप देखते हो कि 100% नामांकन के लिए अभाव बना रहता है, जबकि बालक तो फिर भी 100% नामांकन की ओर पहुँचते हैं, लेकिन बालिकाएं बहुत नीचे जाती हैं। उनको हमें इस कार्य के लिए जागरूक करना है, उनको शिक्षा दिलाने की स्थिति का प्रयास करना है, और भारतीय सरकार द्वारा 100% नामांकन के लिए वर्ष 2001 में ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत करी थी आरंभिक शिक्षा के लिए, और उसके बाद आगे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 2008 में रमसा की हमारे देश में शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा का ग्रहण कर सकें। हो गया समाप्त, बच रहा है 4 मिनट, 3 मिनट। ठीक है, थैंक यू बच्चों। शेष बचा हुआ अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे।